हैं ना, आज वो आपने बता दिया, जनता ने सुन लिया। मुझे एक बात बताइए, मतलब आज आश्वस्त हैं आप? थोड़ी देर में जब एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल जब 6:30 बजे हम शुरू करेंगे, आप आज आश्वस्त हैं कि वो आंकड़ा जो कोट किया था पीएम ने 400 पार के आसपास कहीं एग्जिट पोल में, एग्जैक्ट पोल के आसपास आपको दिखेगा? हालांकि कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता उसमें नहीं होगा, उन्होंने सचिन जी वो एग्जिट पोल को जो है मानने से इनकार किया है। ठीक धनंजय, ये छोटा रिएक्शन, फिर अनिल भाई के पास आता हूं। सचिन जी, 15 फरवरी 1967 को डच के चुनाव में राजनीतिक मार्शल वैन डैम ने पहली बार इसको किया था, और तब से लोगों को लगा कि ये सफल की जा सकती है। लेकिन उसका एक आंकड़ा है 10,000 से लेकर 10 लाख तक। लेकिन हमारे पास तो हर बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता है। हर बूथ पे हमारे 10 लोग हैं, शक्ति केंद्र हैं। तो हमारे पास तो हर बूथ, हर यूथ से फीडबैक है, हर महिला, गांव, गरीब, किसान, नौजवान से फीडबैक है, एक व्यक्ति की जानकारी है। चलिए, अच्छी बात है, फीडबैक आप बता रहे हैं पॉजिटिव है, और बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना। आप तो थोड़ी देर में एग्जिट पोल भी सामने होंगे और फिर 4 जून को नतीजे भी। अनिल जी, जनता किसके जो लगातार दिन रात एक कर मेहनत सभी दलों ने की है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, किसकी मेहनत पर मुहर लगाने वाली है जनता? देखिए, ये चुनाव एक विशेष तरह का चुनाव रहा है भारत के इतिहास में। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में अलग अलग मुद्दों पर लड़ा गया है। कांग्रेस का मानना है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, देश की जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव हम अपने उपलब्धियों पर लड़ रहे हैं। ये दो विचारधाराओं का टकराव है ये, और इन विचारधाराओं के टकराव का रिजल्ट का आज एग्जिट पोल आने वाला है। मैं इसी में एक चीज़ ऐड कर दूं, जो सवाल का ही पार्ट था, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। वो ये कि अगर खड़गे साहब का कोट किया हुआ नंबर सरकार के आसपास का, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्ट्स आई होंगी, जैसे धनंजय कह रहे थे कि उनके पास भी, बीजेपी के पास, सबके पास अपना सर्वे रिपोर्ट्स आता है, एग्जिट पोल भी थोड़ी देर में आएगा, वो भी अगर मैं ठीक मानूं 295, तो क्या सच में ये लड़ाई जो संजय कह रहे थे, सनी कह रहे थे संविधान को बचाने की थी, जो राहुल गांधी दिखा के चलते रहे कि ये आए तो भैया संविधान मिटा देंगे, वो सही ज़मीन पर जो है हकीकत में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है? या फिर अगर ये आंकड़ा नहीं आता है तो वाइसे वर्सा वो ये मानेंगे कि हमने एक झूठ या एक भ्रम का जाल भी फैलाया? देखिए, पहली बार कांग्रेस चुनावी इतिहास में ऑफेंसिव फॉर्म में आई है। पहली बार इस चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव के नैरेटिव को सेट किया है। बीजेपी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कांग्रेस क्या करने वाली है। बीजेपी के दिमाग में एक बात चल रहा था कि कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मंसूबे पे पानी फेर दिया और संवैधानिक पक्ष को सामने रख के, चूंकि बीजेपी उपलब्धि के बजाय नोशनल मुद्दों पे ज्यादा आ गई। बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखिए, आर्थिक मुद्दे कम हैं, नोशनल मुद्दे ज्यादा हैं, वैचारिक मुद्दे ज्यादा हैं। कांग्रेस ने इसके विपरीत आर्थिक मुद्दों को लिया और अपने प्रचार को आगे बढ़ाया। तो इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का प्रारंभिक दिनों में अपर हैंड रहा है। नहीं, लेकिन सुमित पीर जी, अगर प्रारंभिक दिनों में अपर हैंड रहा है तो एक प्रधानमंत्री अगर सदन से कह करके जा रहा है 400 पार, तो शुरुआत के पहले दौर तक तो यही चर्चा करते रहे तमाम प्रवक्ता आकर के। अब तो क्या कहते हैं, चुनाव खत्म होने को आकर के आलोक जी होते थे, अरविंद जी थे, वो तो ये चर्चा करते रहे 400 पार कैसे होगा, 400 पार तो हो ही नहीं सकता। तो असली नंबर तो 272 है, 400 पार नहीं भी हुआ तो मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं आप, तो पहले ही नैरेटिव किसने फिर सेट किया? आप तो पहले ही क्या उस नैरेटिव में आ गए? सबसे पहले सचिन जी, शो पे बुलाने के लिए आभार। और अगर आज हम आंकड़ों की बात करें, देखिए खारगे जी का आंकड़ा आ गया। अगर आपकी अनुमति हो, जो मेरे को लगता है, जो मेरा आंकलन है, मैं वो आंकड़ा बता दूं। अंक गणित से ऊपर कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। सर, भाजपा का आंकड़ा 315 से 335, एनडीए का आंकड़ा 345 से 375। ये मैं आपके शो से पहले बिल्कुल 2 लफ्जों में कह रहा हूं। क्या? अगर 315 से 335 भाजपा, एनडीए 345 से 375, ये एनडीए का आंकड़ा मिनिमम। इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर खारगे जी में इतना कॉन्फिडेंस होता और अगर उनके इतने सटीक आंकलन होते तो आज पिछली बार 303 से आप गेन करवा रहे हैं, बीजेपी जी बढ़ रही है। बिल्कुल 315 से 335 और 345 से 375। अगर खारगे जी में कॉन्फिडेंस होता तो आज उनका प्रवक्ता यहाँ बैठा होता, आज किसी को उनका पक्ष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इंडिया अलायंस की हताशा है, निराशा है। मैं बीच में रोक रहा हूँ, राहुल के पास भी जाऊंगा, लेकिन आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर ये होता
एग्जैक्ट मतलब ठीक है उनका फिगर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर उनका ये ड्यू रिस्पेक्ट फिगर 295 सरकार बनाने का होता तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी साथ खड़े क्यों नहीं होते अपने अध्यक्ष के साथ? मैं वही कह रहा हूं आपको राहुल, देखिए आखिरकार किसी के माथे पे तो ठीकरा फोड़ना है ना हार का। तो वो कहते हैं हिंदी में बलि का बकरा कौन बनेगा, तो खारगे जी बनेंगे। राहुल गांधी थोड़ी ना चुनाव हारते, जबकि ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा चुनाव हारने में इनका कीर्तिमान है। वर्ल्ड में ऐसा कोई नेता नहीं जिन्होंने इनको बीट, जो इनको बीट कर सके या ठीक है, जिसको बीट करने की आपने क्षमता है। कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, इसका जवाब राहुल लाल जी से ले लेते हैं। राहुल लाल जी, ऐसा क्यों कि कांग्रेस पार्टी ने आज एग्जिट पोल में अपने किसी भी प्रवक्ता को, नेता को शामिल होने से रोक दिया है? ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी को पता है कि क्या स्थिति इस बार भी रहने हाँ तो वाली है? पोल मतलब अगर जैसा भी आए क्या रिजिड है, फिर कहेंगे कि हम बिलीव नहीं करते, फिर अपना आंकड़ा दे दिया, तो अपना प्रधानमंत्री भी दिखा देते। राहुल लाल बहुत सी चीजें हैं ना जो अंजलि ने सवाल पूछा उसके एस्पेक्ट। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस ने फैसला देर से लिया है लेकिन दुरुस्त फैसला लिया है। कांग्रेस को एक तरह से, देखिए मैं इंडिया न्यूज़ के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मीडिया का एक बड़ा सा धड़ा है वहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से किस प्रकार से जो है कि पूरा का पूरा रिपोर्टिंग और पूरे चीज़ों को हुआ है, दिखाया गया है, वो एक आश्चर्यजनक स्थिति है। हमें तो पुराना समय भी याद है जिसमें दूरदर्शन में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष सबों को समय आवंटित किया जाता था कि ठीक है 15 मिनट सत्ता पक्ष, 15 मिनट विपक्ष, क्षेत्रीय दल 5-5 मिनट, इस तरह करके पूरा आवंटन होता था। लेकिन वो चीज़ें कहीं नहीं दिख रही हैं। तो वो तो एक मामला है। देखिए, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये एक चीज़ शामिल है कि किस चीज़ पे हम अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और किस मामले पर हम अभिव्यक्त नहीं करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने उसका उस मामले का प्रयोग किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस समय मैं मानता हूं कि जो ये चुनाव है, यह चुनाव 2014 के चुनाव से 2019 के चुनाव से पूरी तरह से एक अलग चुनाव है। और यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट फेज से ही जो इलेक्शन चलना शुरू हुआ उसमें ना तो हम लोगों को मोदी लहर की दिखा जो 2014 और 19 में दिख रहा था, ना ही राम मंदिर का लहर हम लोगों को दिखा। और इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक 2 ही उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आप फैजाबाद लोकसभा सीट को देख लीजिए, लल्लू सिंह की सीट को, वो सीट फंसी हुई है जहां पे कि पूरा का पूरा राम मंदिर का पूरा केंद्र था। और दूसरा चीज कि जहां पे टीवी के नाम को मेरठ में टिकट दिया गया, उनकी स्थिति कैसी रही। तो ये तमाम चीजें कई चीजों को बयां करती हैं कि ये चुनाव बिल्कुल एक अलग ढंग से जो मूलभूत मुद्दे थे जनता के, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, इस प्रकार के मामले इस चुनाव के मूलभूत केंद्रीय बिंदु रहे। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, 22 जनवरी से ही 22 जनवरी से वो तैयार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मामले को उठा रहे थे। हमें लग रहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का मामला उन्होंने काफी पहले कर दिया, उस समय उसका पीक चुनाव से काफी पहले आके फिर नीचे चला गया। तो वो, और यही कारण है कि जो उनकी मुख्य केंद्रीय योजना थी वो वहां से बिखर गए। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि जो चुनाव, जो 7 चरणों का जो लंबा सा चुनाव हुआ, कहीं 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव और आज जो है कि 1 जून को हम लोग बात कर रहे हैं 7वां चरण का आखिरी चुनाव, इसने कहीं ना कहीं जो है कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते चले गए, वहां पे मैं देख पा रहा हूं कि जो विपक्ष के मुद्दे थे वो जनता के जनविमर्श में शामिल होते चले गए। कई सीट मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत थी और मामला बिल्कुल एक पक्षी दिख रहा था, लेकिन वो चुनाव काफी लंबा लंबा होते हुए उन जगहों पे स्थितियां पलटते हुए देखा मैंने। धीमन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। और पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज भी धीमन जी बहुत ज्यादा कम है, इसके पीछे की वजह क्या, और कम वोटिंग किसे कितना फायदा और नुकसान? देखिए कि एक चौपाई है कि खाली पेट ना भजन गोपाला। ये जो हिंदुस्तान की जनता को जो आटा की जगह डेटा दिया गया था और उस पर 15-15 सेकंड का जो हमारा रील देखने का जो आदत थी, वो रील की तरह ही राम मंदिर का मुद्दा जो भुनाना चाहती थी भाजपा, वो निकल गया। और असल में फिर पेट का मुद्दा आया, रोजगार का मुद्दा आया कि जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। कहते हैं कि 80 करोड़ तो घर बैठे हुए उनको राशन मिल रहा है। जनाब वो इतनी बड़ी स्कीम ही नहीं है कहीं पूरे विश्व में। जी जनाब, वो 80 करोड़ इसलिए दे पा रहे हैं मोदी जी क्योंकि यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में कानून पास किया था कि सबको इस मुल्क में भोजन का अधिकार है। अगर सरकार भोजन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो हर व्यक्ति को जाके कोर्ट में केस करने का अधिकार है उस कानून के तहत, उसी के तहत दिया गया है। लेकिन बात यह है कि अगर आप इंडेक्सेस की बात करेंगे तो हिंदुस्तान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के दौरान में आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा तबका, गरीबी का तबका, गरीबी रेखा से ऊपर आया था। और पिछले 10 सालों में जितने लोग आए थे उन्हें धक्का मार के वापस दिया गया है।
और वही लोग जिन्हें धक्का मार के वापस फेंका गया है गरीबी रेखा के नीचे, अब वो कब तक डेटा देखते हैं, कब तक वो राम मंदिर की बात करते हैं? जीडीपी का आंकड़ा है। आलोक जी, अब मैं आपके पास आ सकता हूँ, माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूँ, एक सेकंड। आपने जीडीपी बोला है, इसमें मैं 1 सेकंड की हाँ, टिप्पणी। जीडीपी का आंकड़ा आया है, जीडीपी देखिए इकोनॉमी का जनाब, आंकड़ा है, फिर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो फिर कहेंगे ये जीडीपी का मतलब ये नहीं कि देश के युवाओं के लिए रोजगार कितना हो रहा है, लोगों की सेविंग कितनी हो रही है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। और पर कैपिटा इनकम उसमें आप उसमें काउंट कीजिए, आप ट्रिपल पी से जीडीपी स्टार्टअप काउंट भी नहीं कीजिए। होता रोजगार में काउंट, सारे फेल हुए हैं जनाब। ठीक है धनंजय, फिर उसके बाद अंजलि मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वहां से एक भी कमेंट नहीं हुआ है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी। हाँ ठीक है धनंजय जी, काउंटर। सचिन जी, राजनीति की रेस से कांग्रेस का बाहर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, लेकिन कांग्रेस के भी नहीं बात कर रहे, ये तो और भी अच्छा नहीं। 2013 में 16,65,297 करोड़ का बजट पेश हुआ था। 2023 में 45,03,097 करोड़ का बजट पेश हुआ। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था। मनमोहन सिंह आदरणीय वित्त के जानकार की सरकार गई तो 10वीं अर्थव्यवस्था था। 5वीं हम 3री पर ले जा रहे हैं। जीडीपी का जिस तरह से लगातार विकास हुआ है, 11 करोड़ किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ गरीबों को घर, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये तमाम चीजें, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस, 23 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इस सारे विकास की गाथा जो इस देश की जनता देख रही है, वो मुनाफिक बातों से नहीं तैयार हो रही है। वो जिनको आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हो नहीं सुनने को तैयार है। जनता जानती है अब तो कि सुन उनका लिया सर, खैरखाह जिसने सुनना कौन है। था। नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तो दबा देश को दिया। आस्था है। और हर विद्यार्थी को, अब तो- सचिन, हर विद्यार्थी को पता होता है कि उसने जो परीक्षा का पेपर दिया है उसको कितने नंबर आने हैं। और इंडिया अलायंस को भी पता है, इसीलिए कोई टेलीविजन पर आने को तैयार नहीं है। आदरणीय खड़गे जी जब बोल रहे थे तो उनके पीछे जो परम आदरणीय खड़े थे, वो दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा कोर्ट में उन्होंने ही मांगा है। और कोर्ट ने उन्हें कहा है कि 2 जून की रोटी तिहाड़ में खानी है। तो इस देश की जनता ये सब भी देख रही है कि जो घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरों में जो कांग्रेस ने पहले बंटवारे की राजनीति की, बाद में बंटखारा लेकर आ गई कि ये 5 किलो दे रहे, हम 10 किलो देंगे। ठीक, अब तो हो गया।